हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? किसी मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। ये क्या कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी के। ठीक। फिर हमने देखा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। ठीक। आज हम थोड़ी बहुत बात और करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को लेकर कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है और इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी देखेंगे। और इससे रिलेटेड और भी बात, जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, हम इसका ज़्यादा एप्लीकेशन देखेंगे इसमें आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। मेरा नाम है ब्रिजेश गुप्ता और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और उसके एप्लीकेशन के बारे में, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बात हुई थी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर स्ट्रक्चर गिवन हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना बहुत आसान काम है। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी स्ट्रक्चर गिवन होता है तो हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं और कितने क्लोज रिंग हैं। ये टोटल सम हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, केवल एक क्लोज रिंग है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1 है। ठीक। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। यहां पर देखें, इसमें एक क्लोज रिंग के साथ साथ एक पाई बॉन्ड है, इसलिए इसका ड्यू कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ये हमने देखा था। तो ये बहुत आसान काम हमारे लिए हो जाता है कि अगर स्ट्रक्चर गिवन हो तो किसी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और प्लस क्लोज रिंग। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए बहुत आसान काम है। तो हम बोल सकते हैं कि एक क्लोज रिंग एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेकर आता है और एक पाई बॉन्ड एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेकर आता है। दूसरा केस था, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, स्ट्रक्चर गिवन ना हो, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका कैसे यूज करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना? ये किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमारे पास कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितने हेलोजन एटम हैं, कितने नाइट्रोजन एटम हैं, इसका यूज करके हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो इसका क्या मतलब है, या तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक क्लोज रिंग होगा। दोनों नहीं हो सकता क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1 है। ऐसे मान लीजिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आता है, तो क्या हो सकता है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकता है, दोनों पाई बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है जिसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा 2 क्लोज रिंग हो सकते हैं, चाहे वो स्पायरो कंपाउंड हो या फिर फ्यूज कंपाउंड हो। ठीक है ना बेटा? जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, C4H8 एक मॉलिक्यूल है। अगर हम इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करें, जैसे कार्बन C+1 हमारे पास ये फॉर्मूला है जो गिवन हमारा फॉर्मूला है, इसका यूज करें हम तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू कार्बन हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने हैं, 4 है, 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है, 8 है। कोई भी हेलोजन एटम और कोई भी नाइट्रोजन एटम नहीं है, तो होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हमें दिख रहा है 5 - 4 = 1। इसका मतलब हमारा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का ड्यू कितना आया, 1 आया। ड्यू कितना आया, 1 आया। तो या तो इसमें एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक क्लोज रिंग होगा। तो अगर मैं 4 कार्बन का, हम मुझे क्या मेंटेन करना है, नंबर ऑफ कार्बन और एक ड्यू। तो ड्यू पाई बॉन्ड भी हो सकता है और एक क्लोज रिंग हो सकता है। अगर मैं केवल पाई बॉन्ड रिलेटेड बात करूं तो उसमें हमने क्या देखा था, 4 कार्बन हो गया हमारा, एक पाई बॉन्ड हो गया। 4 कार्बन ऐसा भी हो सकता है, पाई बॉन्ड की पोजीशन यहां पर भी हो सकती है।
4 कार्बन का स्केलेटन हमारा ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक पाई बॉन्ड लगा ले। इससे ज्यादा और पॉसिबल कोई स्ट्रक्चर बन नहीं सकता। अगर बात करें क्लोज रिंग की, तो 4 कार्बन से रिलेटेड क्लोज रिंग में ये ड्रॉ कर सकता हूँ और 4 कार्बन से रिलेटेड क्लोज रिंग में ये ड्रॉ कर सकता हूँ, बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब मैं इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से टोटल कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? चलिए इसके आप एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं, खासकर जब आपके पास क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो। जैसे पहला हमारा है, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आप देखेंगे तो कार्बन कितना है, 5 है, हाइड्रोजन कितना है, 13 है, और नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ठीक है ना? इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमारे पास इतने हैं। चलिए बात करते हैं इस मॉलिक्यूलर कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास 5 कार्बन है। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू निकालेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हमारा फॉर्मूला क्या होता था बेटा, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 5+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 13, हेलोजन है नहीं, नाइट्रोजन कितने हैं, 1, -1 कर देंगे होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है 6 - 6 0 आ रहा है। मतलब कोई भी पाई बॉन्ड और कोई भी रिंग नहीं होगा इस स्ट्रक्चर, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स में। ठीक है ना? इस तरह से हमने ड्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब बात करते हैं, हमें ये पता चल गया ना कि ड्यू क्या है, 0 है। इस कंपाउंड का हमारा ड्यू क्या है, 0 है। मतलब एक भी पाई बॉन्ड हम ड्रॉ नहीं करेंगे, एक भी क्लोज रिंग ड्रॉ नहीं करेंगे। मुझे क्या मेंटेन करना है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कभी भी हाइड्रोजन को मेंटेन करने की, काउंट करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, फुलफिल हो जाता है। ठीक है ना? तो मैं मेंटेन करूंगा क्या कि 5 कार्बन हो हमारे स्ट्रक्चर में और 1 नाइट्रोजन हो। तो चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 5 कार्बन का स्केलेटन हमारा कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इस स्केलेटन पर एक अगर हम नाइट्रोजन लगा दें, हमने देखा था कि जब भी कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और नाइट्रोजन हो और ड्यू 0 आए तो हमारा क्या होगा, वो अमीन होगा। या तो प्राइमरी अमीन होगा, नहीं तो सेकेंडरी अमीन होगा, नहीं तो टर्सरी अमीन होगा। अमीन किसको बोलते हैं, जिसमें सेचुरेटेड नाइट्रोजन हो, मतलब नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा हो और उस पर कोई मल्टीपल बॉन्ड ना हो। ठीक, तो ये हम प्राइमरी अमीन अगर ड्रॉ करें तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। 5 कार्बन के स्केलेटन से ऐसा एक हमारा कंपाउंड हो सकता है। यहां पर भी NH2 लग सकता है। इसके अलावा इस स्केलेटन से मैं प्राइमरी अमीन ये भी ड्रॉ कर सकता हूं। प्राइमरी अमीन क्या होता था, जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड हो। क्या इस स्केलेटन से क्या और भी पॉसिबल अमीन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, प्राइमरी अमीन्स? नहीं, और कोई पॉसिबल हमारे पास अमीन नहीं है। चलिए, कार्बन का स्केलेटन 5 कार्बन का ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। तो हम NH2 कहाँ लगा सकते हैं? अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल पोजीशन है, एक कार्बन से दोनों अटैच्ड है। तो चाहे मैं NH2 यहाँ पर लगाऊं या फिर मैं NH2 यहाँ पर लगाऊं, बात एक ही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ एक NH2 लगा सकता हूँ, इस स्केलेटन पर मैं एक NH2 यहाँ लगा सकता हूँ, दोनों अलग है। इसी स्केलेटन से मैं एक NH2 यहाँ लगा सकता हूँ, ये भी अलग कंपाउंड है। इसी स्केलेटन से मैं एक NH2 यहाँ लगा सकता हूँ। ठीक है, जितने पॉसिबल प्राइमरी अमीन थे इस स्केलेटन को लेकर वो सारे हमने ड्रॉ कर लिए। 5 कार्बन का स्केलेटन ऐसा भी तो हो सकता था बेटा, ऐसा भी हो सकता था जिसमें पांचों कार्बन आइडेंटिकल है। ठीक, तो मैं एक NH2 यहां लगा सकता हूं। अब ये क्या है, प्राइमरी अमीन से नाइट्रोजन को मैंने डायरेक्टली केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा है कहीं पर भी। तो टोटल प्राइमरी अमीन अगर पूछा जाता, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड टोटल प्राइमरी अमीन कितने ड्रॉ कर सकते हैं, काउंट कीजिए कितने हो गए। ये आपका 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर हमें पूछा जाता कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम कितने प्राइमरी अमीन ड्रॉ कर सकते हैं, तो केवल 8 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है ना? तो चलिए सेकेंडरी अमीन भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंडरी अमीन में क्या होता है,
होता है नाइट्रोजन हमारा क्या 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, पहले ये हमने ड्रॉ कर लिया। हमारे पास रिमेनिंग कार्बन कितने हैं 3 और, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। मैं पहले क्या करता हूं, एक नाइट्रोजन एक कार्बन को मैं इधर ही रखता हूं, इसको जितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं उतने तरीके से करते हैं। चलिए 3 कार्बन का स्केलेटन, एक कार्बन मैं यहां लगा सकता हूं, ठीक। ऐसे ही मैं इस कार्बन को यहां लगा सकता था, ये 2 पॉसिबिलिटी और क्रिएट हो गए। तो मैंने एक कार्बन को फिक्स करके इधर मैंने इस स्केलेटन को जितना चेंज कर सकते थे उतना चेंज कर लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर 2 कार्बन हो और इधर 3 कार्बन हो, ये भी हमारा सेकेंडरी एमीन है। अब इसमें कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं अगर ड्रॉ किया जाए, तो मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये हमारे पॉसिबल सेकेंडरी एमीन है जितने भी पॉसिबल थे। तो हम क्या कर रहे हैं, केवल कार्बन और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो अगर पूछा जाता कि टोटल इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितने सेकेंडरी एमीन ड्रॉ कर सकते थे, तो हमारे पास क्या आंसर होता 5। ये हमारे सब क्या है, सेकेंडरी अमीन्स है। अब हम टर्सरी अमीन भी ड्रॉ कर सकते हैं। टर्सरी अमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड हो। नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड हो, डायरेक्टली 3 कार्बन से। चलिए टर्सरी अमीन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमने ले लिया नाइट्रोजन, 3 कार्बन पहले जोड़ देते हैं। हमारे पास कितने कार्बन बचे, 2। मैं उन दोनों कार्बन को एक ही कार्बन से अटैच कर दूं, ये एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं इस कार्बन को ऐसे लगा लूं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जितनी पॉसिबिलिटी थी उतने हमने कितने बना लिए टर्सरी एमीन। क्या अदर कोई भी पॉसिबिलिटी है जिसमें और टर्सरी एमीन मैं बना सकता हूं 5 कार्बन का अमीन? ये एक हो गया, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या अदर अमीन ड्रॉ कर सकते हैं टर्सरी एमीन? हमने क्या किया, पहले नाइट्रोजन से 3 कार्बन को अटैच कर दिए, बचे 2 कार्बन। एक कार्बन इधर भी तो लगा सकता हूं। तो एक और पॉसिबिलिटी है, देखो ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी जिसमें नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली 3 कार्बन से। तो ये टोटल क्या है पॉसिबल। इसके अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए आप जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा हो इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, तो आपको केवल यही स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो हमारे पास कितने टर्सरी इमीन हो गए बेटा, 3 टर्सरी इमीन हो गए। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देकर बोल सकता है कि बताइए प्राइमरी एमीन कितने हैं, सेकेंडरी एमीन कितने हैं, टर्सरी एमीन कितने हैं, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन का सम कितना होगा। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे आइसोमरिज्म वाले चैप्टर में। जब हम आइसोमरिज्म की बात करें, एक दूसरे के क्या हैं, ये आइसोमर्स है, सभी सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टी अलग है, किस तरह से अलग है उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन की जाती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है आपको C4H10O, ये हमें दे रखा है। हमें पता है कि अगर सबसे पहले हम इसका ड्यू निकालते हैं, देखो ड्यू निकालो, 4+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10 डिवाइडेड बाई 2, कोई हेलोजन नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, कोई भी नाइट्रोजन नहीं है। तो यहां से हम देख रहे हैं ड्यू क्या है, 0 आ रहा है। ड्यू 0 आने का मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और ड्यू 0 आ रहा है, तो या तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्कोहल का होगा या फिर ईथर का होगा। तो चलिए जितने एल्कोहल हम ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे एल्कोहल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जितने एल्कोहल हम ड्रॉ कर सकते हैं उतने ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 4 कार्बन का स्केलेटन सबसे पहले ड्रॉ कर लिए। एल्कोहल में क्या होता है, OH फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा। एल्कोहल में OH हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। इसी स्केलेटन से मैं एल्कोहल ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूं। अब जितनी पॉसिबिलिटी थी इस स्केलेटन से एल्कोहल ड्रॉ करने की वो मैंने ड्रॉ कर ली, क्योंकि अगर मैं
OH यहां पर लगा देता हूं सपोज करो, तो अब यही हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए, 4 कार्बन का स्केलेटन ऐसा भी तो हो सकता था। अगर यहां देखें हम, तो एक OH मैं यहां लगा सकता हूं और इसी स्केलेटन से मैं एक OH यहां लगा सकता हूं। तो ये तो हमारा हो गया एल्कोहल का स्ट्रक्चर। क्या इसके अलावा अदर पॉसिबिलिटीज है? नहीं, अब कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। जितने स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल हम ड्रॉ कर सकते थे हम उतने ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कार्बन के स्केलेटन को फिक्स कर देते हैं कि इस पार्टिकुलर स्केलेटन से कितना स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है। OH में यहाँ लगा सकता हूँ, OH में सेकेंडरी कार्बन पर लगा सकता हूँ। ऐसे ही हमारा स्केलेटन ऐसा भी तो हो सकता है 4 कार्बन का। तो ये तीनों कार्बन क्या है, आइडेंटिकल हो गए। और ये कैसे कार्बन है, तीनों के तीनों प्राइमरी कार्बन, OH लगा दिया। ये हमारा एक टर्सरी कार्बन है जिस OH लगा दिया। तो बस इतने ही एल्कोहल के स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकते हैं। आपसे इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, बताइए इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेशन में कितने प्राइमरी अल्कोहल ड्रॉ कर सकता हूं। तो आंसर क्या हो जाता है, एक प्राइमरी अल्कोहल ये है, दूसरा प्राइमरी अल्कोहल ये है। तो दो आंसर हो जाता है। ऐसे पूछ सकता है इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेशन से कितने सेकेंडरी अल्कोहल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल केवल क्या है, एक है। इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने टर्सरी अल्कोहल ड्रॉ कर सकते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 1। ठीक, टोटल अल्कोहल बोल देता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 4 विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सब आइसोटोप में देखेंगे, ठीक है ना। कुछ ईथर, हम ईथर भी तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, इससे ईथर भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलो ईथर ड्रॉ कर लेते हैं। 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो हमारा ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन हो, ऐसा ईथर होता है। तो 4 ही कार्बन है हमारे पास, तो अगर ईथर ड्रॉ करें तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर कर लेते हैं। हमारे पास कितने कार्बन बचे, 2। मैं ऐसे भी बना सकता हूं ईथर। इसके अलावा ये स्केलेटन ऐसा भी तो हो सकता था। तो ये पॉसिबल क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा और कोई ईथर में ड्रॉ नहीं कर सकता 4 कार्बन को लेकर। तो अगर ईथर पूछता कि बताइए ईथर कितने ड्रॉ हो सकते हैं, तो हमारे क्या आंसर हो जाता, 3 आंसर हो जाता, ठीक है ना। कुछ और प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, देखिए ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें बोला जा रहा है आपसे केवल प्राइमरी अल्कोहल ड्रॉ करना है, आपको सेकेंडरी अल्कोहल ड्रॉ नहीं करना, आपको टर्सरी अल्कोहल ड्रॉ नहीं करना। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में कार्बन डायरेक्ट जो कार्बन होता है वो प्राइमरी होना चाहिए। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास क्या है, इसका ड्यू निकालेंगे तो आप 0 आएगा, ठीक है ना। ड्यू निकाल कर देख लीजिएगा, 0 आएगा। ठीक, 0 आने का मतलब मैं इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं रखूंगा, कोई भी क्लोज रिंग में नहीं रहेगा। हमारे पास 5 कार्बन है और एल्कोहल ड्रॉ करना है। तो 5 कार्बन का स्केलेटन बना लेता हूं। ये हो गया 5 कार्बन का स्केलेटन, पहले यही ले लिया। अब इससे मैं प्राइमरी अल्कोहल, याद रहे मुझे केवल और केवल प्राइमरी अल्कोहल ड्रॉ करना है, सेकेंडरी अल्कोहल ड्रॉ नहीं करना है। तो प्राइमरी अल्कोहल में मैं केवल देखूंगा प्राइमरी कार्बन कितने, इस स्केलेटन में कितने तरह के प्राइमरी कार्बन है। ये दोनों आइडेंटिकल प्राइमरी कार्बन है, तो यहां पर एक OH लगा दो, तो ये हमारा पहला प्राइमरी अल्कोहल हो गया। इस स्केलेटन से और कोई प्राइमरी अल्कोहल ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो मैंने दूसरा स्केलेटन ले लिया 5 कार्बन का। इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है आप देखेंगे तो ये वाला प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, दोनों आइडेंटिकल है। इसके अलावा ये एक प्राइमरी कार्बन है, ये तो हमारा सेकेंडरी है और ये हमारा कार्बन टर्सरी है। तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा हमारा। और इसी स्केलेटन से एक प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर यहां पर अग्रोइस लगा दे, क्योंकि ये भी कार्बन हमारा क्या था, प्राइमरी था, ठीक है ना। क्या और कोई प्राइमरी एल्कोहल बनाया जा सकता है इस पार्टिकुलर स्केलेटन से? और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। एक स्केलेटन ऐसा भी तो हो सकता था हमारा कार्बन का, 5 कार्बन है हमारे पास, ऐसा हो सकता है। अब इस स्केलेटन में देखिए कि पांचों के पांचों कार्बन में ये 4 कार्बन हमारा क्या है, आइडेंटिकल है। इस पर तो हम OH लगा नहीं सकते भाई, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी केवल कितनी होती है, 4, और 4 बॉन्ड ये बना चुका है। तो ये 4 कार्बन है हमारे पास जिस पर OH लगा सकता हूं, लेकिन ये चारों के चारों क्या है, हमारे चारों के चारों आइडेंटिकल है और चारों के चारों प्राइमरी कार्बन है, तो यहां पर OH लगा सकता हूं। बोलो भाई,
तो ये सारी पॉसिबिलिटीज थी प्राइमरी अल्कोहल की। तो अगर आपसे पूछा जाता बताइए नंबर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मुले में कितने ड्रॉ कर सकता हूं, तो आंसर क्या हो जाता बेटा? आंसर क्या हो जाता? 4 हो जाता। क्लियर है? कुछ और प्रॉब्लम? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या है? जितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो सारे ड्रॉ कर लीजिए। जितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो वो सारे ड्रॉ कर लीजिए, वो तुम्हारा क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चलिए इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखें हम, तो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है और क्लोरीन 2 है। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा? हम सबसे पहले ड्यू निकालेंगे, देखेंगे कि ड्यू 0 आ रहा है या क्या आ रहा है। कार्बन कितने हैं? 3, 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 6। हेलोजन कितने हैं? 2 + 2। कोई नाइट्रोजन नहीं है, होल डिवाइडेड बाई। तो यहाँ देखिए तो 4 - 4 = 0 आ गया। मतलब इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं रखना है मुझे, कोई भी क्लोज रिंग नहीं चाहिए। तो ड्यू 0 आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 3 कार्बन का स्केलेटन हमने ड्रॉ कर लिया। इससे ज्यादा तरीके का स्केलेटन तो ड्रॉ नहीं कर सकता। अब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्लोरीन इस कार्बन पे हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों क्लोरीन एडजेसेंट पर हो। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? एक क्लोरीन यहां पर हो और एक क्लोरीन यहां पर हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? आप सोचेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, क्लोरीन यहां हो और यहां हो। तो भैया इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना? बस उल्टा करके लिख दिया गया है। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है क्या? चलिए अब बात करते हैं ये होमोलॉगस सीरीज क्या है। होमोलॉगस सीरीज फैमिली है, किसी पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की फैमिली, सक्सेसिव फैमिली। जैसे एक कार्बन का एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्कोहल, 3 कार्बन का एल्कोहल, तो ये क्या है? होमोलॉगस सीरीज है एक दूसरे के। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? अ होमोलॉगस सीरीज इज डिफाइंड एज द फैमिली और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक ही तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें फंक्शनलिटी क्या हो? सेम हो। जैसे अगर मैं एक कार्बन के एल्केन की बात करूं तो मीथेन, 2 कार्बन का एल्केन, ये 4 कार्बन का एल्केन, ये 3 कार्बन का एल्केन, है ना? ये आपका C2H6, C2H6। तो हमारा ये एक कार्बन का एल्केन, 2 कार्बन का एल्केन, 3 कार्बन का एल्केन। अगर एल्किन की बात करो तो 2 कार्बन का एल्किन, ये 3 कार्बन का एल्किन है और ये 4 कार्बन का एल्किन है। तो एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? देखेंगे तो CnH2n है। एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 है। तो हम जितने अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना चाहें 5 कार्बन, तो n की जगह पे क्या रख देंगे? 5 कार्बन का एल्केन बना लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे पता तो हर इसका मतलब बोल सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर फैमिली का एक जनरल फॉर्मूला होता है। किसी भी पार्टिकुलर फैमिली का एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसमें हम n की वैल्यू को पुट करके जितने कार्बन का हमारा एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन बनाना है वो जनरेट कर सकते हैं। एल्काइन में देखिए ये 2 कार्बन का एल्काइन, ये 3 कार्बन का एल्काइन और ये 4 कार्बन का एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो किसको? एल्केन का याद रखिए, 2 माइनस करते चले जाइए, 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये क्या है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये सभी एक दूसरे का है, ये एक दूसरे का होमोलॉगी है। ये एक दूसरे का क्या है? होमोलॉगी है। इन दोनों होमोलॉगी में देखेंगे तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। ध्यान से देखिए, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। हर एक सक्सेसिव होमोलॉगी CH2 यूनिट से के डिफरेंस में होता है, ठीक? अब होमोलॉगी सीरीज की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है। जैसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं?
पहली बात तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी होमोलॉगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम होगा। दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो गई तो कंपाउंड का क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, सेम फैमिली का नहीं रहेगा। दे हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप चेंज कर दोगे तो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। मतलब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही क्या होगा, अलग अलग होगा। वो किसी अदर फंक्शनल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर डिफरेंट हो जाता है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या होगा, सेम होना चाहिए। ईच सक्सेसिव होमोलॉगी डिफर बाई CH2 यूनिट, जो भी सक्सेसिव होमोलॉगी है उसमें केवल और केवल CH2 यूनिट का डिफरेंस डिफरेंट होता है ना। अब बात करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, सिमिलर होती है। मतलब वो सिमिलर टाइप के केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, वो चाहे एक कार्बन का एल्कोहल हो, दो कार्बन का एल्कोहल हो, तीन कार्बन का एल्कोहल हो, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर ही होगी। ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके के केमिकल रिएक्शन ये देंगे। तो हमने देखा क्या देखा, होमोलॉगस सीरीज की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो क्या हम, अगर कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें गिवन हो तो क्या हम पहचान सकते हैं कि ये एक दूसरे के होमोलॉगी हैं या नहीं है। चलिए चेक करते हैं कि आप पहचान पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द होमोलॉगस होमोलॉगी इन द फॉलोइंग। ठीक, आप बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगी हैं। होमोलॉगी देखने के लिए क्या देखना है कि फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं, ड्यू सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले ये देखा कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है या नहीं है। आप देखेंगे ये भी प्राइमरी एमीन है और ये भी हमारा प्राइमरी एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा है। इन दोनों का ड्यू देखोगे तो ड्यू क्या है, सेम वन ही है, एक ही क्लोज रिंग है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल और केवल एक CH2 यूनिट का। एक CH2 यूनिट या क्या है, ज्यादा है इसमें, इसमें एक CH2 यूनिट क्या है, एक कम है। तो मतलब ये एक दूसरे के क्या है, होमोलॉगी है। बिल्कुल ये एक दूसरे के होमोलॉगी हैं। अगर सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, पहले तो ये देखना है कि माल हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं है। ये भी हमारा एल्कोहल है और ये भी हमारा एल्कोहल है। ये कितने कार्बन का एल्कोहल, दो कार्बन का एल्कोहल। ये कितने कार्बन का एल्कोहल, तीन कार्बन का एल्कोहल। तो ये भी हमारा क्या हो गया, होमोलॉगी हो गया। ठीक, थर्ड मॉलिक्यूल को देखिए तो ये हमारा एल्कोहल है, जबकि ये हमारा क्या है, ईथर हो गया। ये एक दूसरे को होमोलॉगी कहे जाएंगे क्या, एक ही फैमिली के हैं, बिल्कुल नहीं भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट होता ही है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। जब फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो गई तो सेम फैमिली के कैसे हो सकते हैं, तो एक दूसरे के होमोलॉगी नहीं है। तो ये हमारा होमोलॉगी नहीं है। फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो यहां पर एक एल्केन है दो कार्बन का, जबकि यहां पर क्या है, एक एल्कीन है। भाई एल्केन अलग फंक्शनैलिटी है, एल्कीन अलग फंक्शनैलिटी है, तो ये भी हमारे होमोलॉगी नहीं है। इसकी बात करें, इसमें ये एलीन है, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, दो है, दो पाई बॉन्ड है। जबकि यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, वन है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही अलग अलग हो गया, तब भी ये होमोलॉगी नहीं होंगे। तो ये भी हमारा होमोलॉगी नहीं है। इस स्ट्रक्चर को देखिए तो इस स्ट्रक्चर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्यों, क्योंकि इसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे आप तो CH2 CH2 CH2, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। तो आपको डिफरेंस देखेंगे आप यहां पर, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस मिल जाएगा। केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि केवल और केवल CH2 यूनिट का डिफरेंस है तो ये होमोलॉगस सीरीज के कहे जाएंगे या होमोलॉगी कहे जाएंगे। ठीक, हमें क्या देखना है, क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो देखो ये साइक्लोएल्केन है भाई, और ये तो एल्कीन है। साइक्लोएल्केन अदर फंक्शनैलिटी है और एल्कीन अदर फंक्शनैलिटी है, तो ये भी आपका क्या है, होमोलॉगी नहीं है। और ज्यादातर बच्चे ऐसे ही एग्जाम्पल में क्या करते हैं, गलती करते हैं, जहां पर वो CH2 यूनिट का डिफरेंस देख लेते हैं। आपको फंक्शनल ग्रुप भी देखना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी देखना है, इसके साथ साथ आपको CH2 यूनिट का डिफरेंस भी देखना है। ठीक,
चलिए इस इन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या ये होमोलॉगी हैं? आप देखेंगे तो ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये NH2 हो गया। यहाँ देखेंगे CH2 है ये, और ये CH3 हो गया और ये CH3 होगा। तो CH2 यूनिट का डिफरेंस तो है, लेकिन क्या ये होमोलॉगी है? नहीं, ये होमोलॉगी नहीं है। क्यों नहीं है भैया? ये सेकेंडरी एमीन है और ये हमारा प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन अदर फंक्शनैलिटी है, सेकेंडरी एमीन और एक अलग फंक्शनैलिटी है। दोनों के दोनों प्राइमरी एमीन होने चाहिए या दोनों के दोनों सेकेंडरी एमीन पहले होने चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो एक दूसरे के होमोलॉगी नहीं है। इस यहां देखिए तो यहां पर देखें तो केवल CH2 यूनिट का डिफरेंस है। यहां CH2 अगर ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो इन दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो क्या ये होमोलॉगी है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भैया? ये कीटोन है। कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ क्या है? कार्बन है। ये कीटोन है, जबकि यहां पर क्या है? कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये एक एल्डिहाइड की फंक्शनैलिटी है। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए तो एक दूसरे के होमोलॉगी नहीं है। ठीक है, चलिए इस स्ट्रक्चर को देखिए तो ये हमारा 2 कार्बन का एल्डिहाइड है और ये हमारा 3 कार्बन। दोनों की फंक्शनैलिटी क्या है? सेम है। दोनों में ड्यू क्या है? सेम है। इसमें अंतर क्या है? बस एक CH2 यूनिट का। तो ये एक दूसरे के होमोलॉगी कहे जाएंगे। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि होमोलॉगी कुछ और नहीं है, एक ही फंक्शनल रूप से रिलेटेड सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हाँ, आपको बता दें फिर से, ये लास्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए मुझे कितनी पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो हमने सीख ली इस लेक्चर से। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम नेमिंग से रिलेटेड बात। ठीक है ना? तो ये बेसिकली लास्ट लेक्चर है टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें अब आप ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं इतनी जानकारी के बाद। ठीक है ना? तो ये बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कितने तरीके के हैं। सिंस हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है तो मुझे पता भी होना चाहिए ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कितने तरीके के हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिफेटिक भी हो सकता है और साइक्लिक भी। एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन है। कार्बन ओपन चेन भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है। भाई कार्बन क्या होता है? ओपन चेन भी हो सकता है कार्बन की चेन, और साइक्लिक भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो ऐसे ही क्लासिफाई कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं। मेनली 2 तरीके के, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन और साइक्लिक मतलब क्लोज चेन वाले कंपाउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब साइक्लिक में भी 2 तरीके के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को ही कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है? जिसमें साइक्लिक स्केलेटन है उसमें सभी के सभी एटम क्या हो? कार्बन हो, कोई हेट्रो एटम ना हो। मतलब साइक्लिक रिंग में जो स्केलेटन हो क्या हो? केवल और केवल कार्बन का हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। अगर कार्बन के अलावा कोई अदर एटम है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी हेट्रो एटम अगर आपका स्केलेटन में है, साइक्लिक स्केलेटन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और क्लासिफाई करते हैं। ओपन चेन कंपाउंड कितने तरीके के हो सकते हैं? एलिफेटिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड 2 तरीके के हो सकता है सेचुरेटेड हो सकता है अनसेचुरेटेड हो। सेचुरेटेड का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड अटैच्ड एटम हो, मल्टीपल बॉन्ड न हो, किसी भी तरह का मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड। जैसे एल्केन हो गया हमारा, एल्कोहल हो गया हमारा, ईथर हो गया, प्राइमरी अमीन हो गया, ये सब हमारे क्या है? एग्जाम्पल हैं सेचुरेटेड कंपाउंड के। ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल है सेचुरेटेड कंपाउंड के। अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में मिनिमम 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। मिनिमम 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए, चाहे डबल बॉन्ड के फॉर्मेट में या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेट में, या एक क्लोज रिंग। क्लोज रिंग भी अनसेचुरेशन को ही लेकर आता है। क्लोज रिंग भी अनसेचुरेशन को ही लेकर आता है, लेकिन उसको प्योरली अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं बोलते। प्योरली अनसेचुरेटेड कंपाउंड तब बोला जाता है जब पाई बॉन्ड हो। क्या हो? पाई बॉन्ड हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं बोलते, उसमें भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है? 1 ही होता है। तो बात करते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड में क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड।
अब ये कार्बन कंटेनिंग भी हो सकता है और किसी हेटेरो एटम से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड सी हो गया, ये भी हमारा क्या है, एक तरह का अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। यहाँ पर भी एल्डिहाइड में भी क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये भी एक तरह का क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो हम समझ गए कि ओपन चेन कितने तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड। अब बात कर लेते हैं होमोसाइक्लिक। साइक्लिक में क्या थे, दो तरीके के थे, एक होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब हो गया जिसमें साइक्लिक स्केलेटन क्या हो, केवल और केवल कार्बन का हो। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोल लेंगे, आगे हम सीखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोला जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड को छोड़कर जितने भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है जो केवल और केवल कार्बन का स्केलेटन लिए रहते हैं, केवल और केवल कार्बन का स्केलेटन है जिसमें, हम उसको क्या बोल देते हैं, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड को छोड़कर सारे होमोसाइक्लिक क्या है, आपके एलिसाइक्लिक बोले जाते हैं। जैसे साइक्लोएल्केन हो गया हमारा, साइक्लोएल्कीन हो सकता है, साइक्लोपॉलीइन भी हो सकता है, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड वाला और भी हो सकता है, बस वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। अगर वो एरोमेटिक होगा तो हम उसको किस में डाल देंगे, एरोमेटिक कैटेगरी में। एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आगे आप सीखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड भी दो तरीके के होंगे, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन का स्केलेटन दिखता हो, उसको हम बेंजोनाइट बोलते हैं। जिसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं दिखता है उसको हम नॉन बेंजोनाइट एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। जिसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर न हो और वो एरोमेटिक है, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन बेंजोनाइट। जिसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोनाइट। तो एरोमेटिक कंपाउंड भी दो तरीके के हो गए, बेंजोनाइट, होमो एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है ना, हेट्रोसाइक्लिक की बात नहीं कर रहा हूं। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, बेंजोनाइट और नॉन बेंजोनाइट। बेंजोनाइट मतलब जिसमें बेंजीन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो, जैसे ये बेंजीन इटसेल्फ, ये नेफ्थलीन, ये एंथ्रासिन, इन सब में बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर हमें दिखता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बेंजोनाइट एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये भी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन ये बेंजीन टाइप नहीं है या बेंजीन स्केलेटन इसमें नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन बेंजोनाइट। ये तो बात हो गई होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की। होमोसाइक्लिक कितने तरीके के हो सकते हैं बेटा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कितने तरीके का हो सकता है, बेंजोनाइट और नॉन बेंजोनाइट। अब बात कर लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, जो साइक्लिक स्केलेटन है उसमें मिनिमम एक हेट्रो एटम हो, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, कार्बन के अलावा कोई अदर हेट्रो एटम हो साइक्लिक स्केलेटन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जो एरोमेटिक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो एरोमेटिक, जैसे फ्यूरान हो गया, इसमें एक ऑक्सीजन है यहाँ पर इसलिए हेट्रोसाइक्लिक बोल रहे हैं। ये पिरिडीन हो गया जिसमें नाइट्रोजन है यहाँ पर, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। और नॉन एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे ये हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF स्टैंड फॉर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये साइक्लिक ईथर है एक तरह का, और बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल में एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। बहुत सारे आप केमिकल रिएक्शन देखेंगे जिसमें सॉल्वेंट के जैसे यूज किया जाता है। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया भाई। क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके होते हैं, दो तरीके के, ओपन चेन और साइक्लिक। साइक्लिक दो तरीके के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। एलिफेटिक कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। इसी तरह से होमोसाइक्लिक क्लासिफाई किया हमने और हेट्रोसाइक्लिक क्लासिफाई किया, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और इसमें सबसे पहले आईपेक नेमिंग या फिर कॉमन नेमिंग, कोई भी एक चीज स्टार्ट की जा सकती है। नेमिंग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो कंटेंट तो प्लीज शेयर भी करिए जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।